नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा कि कैसे उन लोगों को जिन्हें क्रोनिक मेंटल इलनेस है, उन्हें अपने लाइफ में कुछ नए तरह के मीनिंग ढूंढने की ज़रूरत है और क्यों ऐसा है कि जिन्हें क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है वो अब बाकी लोगों की तुलना में बाकी लोगों की तरह चलने की बजाय अब उन्हें अपने लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया मीनिंग देना उनके लिए ज़रूरी होगा और एक नए तरह के मीनिंग के साथ वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये जो जानकारी है ये आपको काफ़ी नई लगेगी क्योंकि आमतौर पर YouTube पर तो कोई इस बारे में बात करता ही नहीं है। भले ही साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया बहुत ही आम है। कई दशकों से साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस तरह के आइडिया में बिलीव करते आए हैं और कई सारे वेस्टर्न नेशंस में, मतलब यूरोप और अमेरिका की जब हम बात करते हैं, वहां पर इस अप्रोच पर काफी बल दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता है इस अप्रोच को, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर क्योंकि हमारे आसपास हम लोग इलाज को लेकर इतने ऑब्सेस्ड होते हैं और इलाज के सफल ना होने की वजह से काफी डिसअपॉइंटेड रहते हैं, इस वजह से बहुत से लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के नए तरीके नहीं ढूंढ पाते। उन्हीं लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी और कुछ ऐसे दिशा निर्देश होंगे कि क्या किया जा सकता है क्रोनिक मेंटल इलनेस के मामले में, जिससे कि लाइफ को थोड़ा बेटर बनाया जा सके। इनफैक्ट लाइफ की क्वालिटी को कई गुना बेहतर बनाया जा सकता है अगर हम इस आइडिया को समझ जाएं। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग मतलब हम अपने जीवन में किस चीज को क्या मतलब देते हैं, उसका क्या अर्थ होता है हमारे लिए। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन में कुछ बेसिक, कुछ ऐसे जनरल अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं, जिनको कि वो पूरा करने की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे जो बच्चा है उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, तो पढ़ाई अपने में एक मीनिंग रखती है, मतलब वो मीनिंगफुल चीज है। वो एक ऐसा अर्थ रखती है कि अगर पढ़ाई पूरी की जाए तो जीवन में सफल हुआ जा सकता है, जीवन में एक अच्छा दर्जा लिया जा सकता है, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा कुछ बिजनेस करेगा एक पर्सन, तो अच्छी कमाई होगी और अपना जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड बेहतर बनाने के लिए जरूरी होगा कि एक अच्छी एजुकेशन ली जाए। तो वैसे तो हम जीवन भर लर्न करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, पर जो स्कूल और कॉलेज की जो एजुकेशन है उसका अपना एक पर्पस होता है, उसका अपना एक अर्थ होता है, इसीलिए उसे जरूरी समझा जाता है। तो जब एक बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, उसे एंकरेज किया जाता है या उसको स्कूल में एडमिट करके उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे वो बेसिक स्कूली एजुकेशन हो या फिर हायर स्टडीज हो, एंट्रेंस एग्जाम देना या कोई बीए, एमए या पीएचडी जैसे कोर्सेज करना, इन सब कोर्सेज का और इन सब अलग अलग डिग्रीज का एक अर्थ होता है कि ये जीवन को बेहतर बनाती हैं। इनमें एक प्रॉमिस होता है कि अगर ये डिग्री ले ली, अगर इतनी एजुकेशन ले ली, तो एक व्यक्ति जो है वो समाज में सर उठा के आगे बढ़ सकता है और अपने लिए एक अच्छा लाइवलीहुड तैयार कर सकता है। तो स्कूली पढ़ाई का अपना एक महत्व होता है, पर लर्निंग तो हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है। YouTube पर आप इतनी सारी जानकारी लेते हैं, इसका आपने कोई कोर्स तो किया नहीं, आपको ये प्रोफेशनली भी हेल्पफुल नहीं होगी जानकारी। ऐसा भी नहीं है कि आप जो YouTube से इतनी सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज लेते हो, इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई महत्व होगा या आप बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रोफेशनल वर्क करोगे। पर फिर भी आप जानकारी लेते रहते हो, नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, तो सीखना तो चलता रहता है, उस सीखने की तो अपनी एक वैल्यू है। पर स्कूल और कॉलेज एजुकेशन का एक अलग अर्थ होता है। पर साथ ही ये जो YouTube के जो ले जाने वाली जो एजुकेशन है, जैसे मेंटल हेल्थ एजुकेशन हो गई या कोई भी दूसरे हेल्थ एरिया की एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन होना, कोई अपने शौक होते हैं जैसे कि कुकिंग हो गई, गार्डनिंग हो गई, उसके लिए आप काफ़ी सारी वीडियोस देखते हो, या कोई भी आपको कोई चीज़ खरीदनी है मार्केट से, मान लीजिए कोई फ्रिज, एसी, कंप्यूटर या कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसके लिए आप वीडियोस देखते हो। तो धीरे धीरे क्या देखा गया है, YouTube जो कि पहले एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता था, पर लोगों ने इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल वीडियोस बनाई। आज YouTube का भी अपना एक महत्व हो गया है और YouTube पर वीडियो बनाना और YouTube पर वीडियो देखना, इसका भी अपना एक अर्थ हो गया है, इसका भी अपना एक मीनिंग है। तो आज के जो यूट्यूबर्स हैं वो YouTube पर वीडियो बनाते हैं, वो इसको मीनिंगफुल समझते हैं, लगता है कि इसका एक महत्व है, इससे दूसरों को काफी मदद दी जा सकती है, और क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज भी होते हैं इसलिए थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हैं लोग। तो एक मीनिंग ऐड हो गया है, जबकि आज से 15-20 साल पहले YouTube को और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते थे उनको टाइम वेस्ट समझा जाता था या जस्ट एंटरटेनमेंट का साधन समझा जाता था। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है, जैसे जैसे जरूरतें बदलती हैं, वैसे नई नई मीनिंग हमारे लाइफ में ऐड होते हैं।
इसी तरह अगर हम मेंटल इलनेस के इलाज की तरफ बात करें, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए मेंटल इलनेस क्रोनिक होती है, उनके लाइफ में भी जो बेसिक से सामाजिक मूल्य होते हैं, अर्थ होते हैं, उनमें काफी बदलाव आ जाता है। एक पर्सन जो कि सही टाइम पर एजुकेशन नहीं ले पाया क्योंकि उसको मेंटल इलनेस थी, मान लीजिए स्कूलिंग पूरी नहीं हो पाई या कॉलेज एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, तो ऐसे में मेंटल इलनेस की वजह से जैसे स्किज़ोफ्रीनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था या डिप्रेशन का एपिसोड हो गया था, इस वजह से वो जो अपने जीवन में जो पड़ाव है वो पूरा नहीं कर पाता पर्सन, ऐसे में लगता है कि जैसे जीवन का अर्थ खत्म हो गया है। ऐसे में लगता है कि मान लीजिए 24-25 की उम्र हो गई और कॉलेज एजुकेशन मिल नहीं पाई, तो लगता है कि जीवन का तो अर्थ ही खत्म हो गया है, अब तो कुछ मीनिंग ही नहीं रहा, अब तो लाइफ जो है वो मीनिंगलेस हो गई है, अब तो लगता है कि लाइफ में आगे कुछ अच्छा होगा नहीं, लाइफ में आगे कहीं बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो मीनिंगलेसनेस जो जीवन में क्रिएट होती है क्योंकि हम अपना कोई सपना पूरा नहीं कर पाए, कोई एम्बिशन पूरी नहीं कर पाए, समाज का जो एक पड़ाव था जो हमें पूरा करना था, एजुकेशन का पड़ाव था जो पूरा करना था, उसे सही समय पर पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जीवन में एक हताशा भी हाथ लगती है और एक पर्सन में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से जीवन रुका हुआ महसूस होता है। तो ये कहेंगे कि मेंटल इलनेस जो है वो हमारे जीवन के बने बनाए जो अर्थ हैं, मीनिंग है, जिन चीजों को हम मीनिंगफुल समझते हैं, उसके ऊपर एक चोट करती है मानसिक बीमारी। ऐसा लगता है कि जैसे वो जो हमारे जीवन में जिस चीज का अर्थ था अब वो अर्थहीन हो गया है जीवन, क्योंकि अब वो चीजें हम हासिल नहीं कर पाए। शादी नहीं हो पा रही, जॉब नहीं लग पा रही, बिजनेस अपना नहीं चला पा रहे, दुनियादारी में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो सारा जो मीनिंग है जो कि सोसाइटी हमें देती है, जो हमने कभी सोचा था कि ये चीजें पूरा करने से हमारे लाइफ में मीनिंग ऐड होगा, धीरे धीरे मेंटल इलनेस के इलाज अच्छे ना होने की वजह से, मेंटल इलनेस से आने वाली डिसेबिलिटी की वजह से, वो सारी चीजें जो जीवन में अर्थ डालती थी वो सब हमारे लिए अब अर्थहीन हो जाती हैं। उन सब का पूरा पर्पस, मीनिंग हमारे लिए खत्म हो जाता है और इससे एक पर्सन की लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रेस आता है, एक अलग प्रकार की डिसेबिलिटी आती है। ऐसा लगता है कि अब जीवन रुका ही रहेगा, लाइफ में आगे कुछ अच्छा हो नहीं पाएगा। बहुत से लोगों के जो मानसिक बीमारी है वो इस वजह से बढ़ भी जाती है क्योंकि असुरक्षित महसूस करता है इंसान। शादी नहीं हो रही, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, या बच्चे नहीं हो रहे किसी वजह से, या तलाक हो जाता है, या जैसे जॉब और बिजनेस बार बार शुरू करते हैं उसको ख़त्म करना पड़ता है, कहीं जॉब पर टिक नहीं पा रहे, अपना डेली रूटीन तक फॉलो नहीं कर पा रहे। तो वो सारी चीज़ें जो लाइफ में डिसिप्लिन लाती हैं, लाइफ में ग्रोथ लाती हैं, अब वो सब चीज़ें एक व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता। ऐसे में जीवन अर्थहीन दिखाई देता है। और क्योंकि मैं यहाँ पर बात क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर की कर रहा हूँ, मतलब जो 2, 4, 6, 10 साल तक टिकी रहती है बीमारी, जो थोड़ा बहुत दवाइयों से असर आ भी जाता है, थोड़ा बहुत थेरेपी से असर आ जाता है, लाइफ के अंदर आने वाले छोटे मोटे बदलावों की वजह से भी कभी कभी एक व्यक्ति थोड़ा बेहतर महसूस करता है, पर पूरी तरह से बीमारी नहीं जा पाती। ओसीडी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रीनिया, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एडिक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी, कुछ दूसरे स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो लाइफ को रोक देते हैं, रुकावट सी ला देते हैं और लाइफ के अंदर जिन चीजों से अर्थ आना चाहिए वो अर्थ मिल नहीं पाता, वो मीनिंग बन नहीं पाता। दूसरे लोग अपने लाइफ के पड़ाव पूरे कर रहे हैं, समाज के द्वारा निर्धारित किए हुए जो मीनिंगफुल चीजें हैं, पड़ाव हैं, वो दूसरे लोग तो अच्छे से पूरा कर पाते हैं, पर जब व्यक्ति पाता है कि वो खुद नहीं पूरा कर पा रहा, तो ऐसे में कंपटीशन और कंपैरिजन की फीलिंग्स की वजह से एक पर्सन के अंदर डिप्रेशन बढ़ जाता है। इस वजह से बहुत से लोगों में सुसाइडल थॉट आती हैं और कई लोग इस वजह से सुसाइड कर भी लेते हैं। आमतौर पर जो लोगों का जो रवैया होता है इलाजों को लेकर या मेंटल हेल्थ के जो मैनेजमेंट को लेकर, वो कुछ इस प्रकार का रहता है कि इलाज लेंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। सिम्टम्स आए, डिल्यूजन आए, मेनिया का एपिसोड आया, डिप्रेशन का एपिसोड आया, दवा ली, कुछ समय तक, साल, 1.5 साल, 2 साल तक दवा लेते रहे, उम्मीद यही रहती है कि सिम्टम तो पूरी तरह से चला जाएगा। कुछ मामलों में तो सिम्टम्स चले भी जाते हैं, पर एक पर्सन के अंदर कुछ रेजिडुअल सिम्टम्स रह जाते हैं। एक तरह की डिसेबिलिटी आ जाती है सोशलाइजेशन में, थिंकिंग कैपेसिटी में, मूड, इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा व्यक्ति पहले के जैसा नॉर्मल नहीं हो पाता। तो इलाज सफल हो या सफल ना हो, सिम्टम्स में कमी आए या कमी ना आए, एक पर्सन में लंबे समय तक कई बार डिसेबिलिटी बनी रहती है। एक पर्सन बहुत लाचार रहता है अपने लक्षणों के सामने।
घर के लोग भी कई तरह के प्रयास करते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराया, होम्योपैथी आयुर्वेद में चले गए, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स करा लिए, कई तरह के ऐसे ट्रीटमेंट्स लेकर भी लक्षणों में पूरा रिकवरी नहीं हो पाता। मतलब पूरी तरह से लक्षण नहीं जा पाते, और इसीलिए साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसा ही मानते हैं कि बहुत सी बीमारियां इनक्योरेबल हैं, उनका कोई क्योर नहीं है मेडिकल साइंस के पास। चाहे आप किसी भी पैथी में जाएं, एलोपैथी, होम्योपैथी, किसी भी टाइप की पैथी में जाएं, आप पाएंगे कि कुछ बीमारियों का पूरी तरह से क्योर संभव नहीं है फिलहाल 2024 के हिसाब से देखें तो ऐसे में बीमारी क्रोनिक नेचर की होती है, क्रोनिक बन जाती है, किसी ना किसी लेवल पर एक पर्सन के सिम्टम्स बने रहते हैं। तो जरूरी है कि ऐसे में अपने उन लक्षणों से डील करना एक व्यक्ति सीखे, जिसे हम कहते हैं कि उसकी कोपिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके पास कोपिंग स्किल्स, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। डिल्यूजन्स को हैंडल कैसे करना है, बहुत लो मूड के फेजेस आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, मेनिया आ जाता है, या जब शराब या ड्रग्स लेने की आदत फिर से बढ़ जाती है, उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरे लोग भी बीच में आ पड़ते हैं इलाज के, उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो उन्हें क्या करना है, कब कैसे इलाज की तरफ अप्रोच करना है। तो इस तरीके की जद्दोजहद चलती रहती है, और ऐसे में थोड़े बहुत सिम्टम्स कम हो भी जाएं, पर फिर भी एक पर्सन को समझना पड़ता है कि कैसे अपनी उस बीमारी से, अपने उन लक्षणों के आने जाने वाला जो पूरा पैटर्न है, उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो कोपिंग स्किल्स या कोपिंग स्ट्रेटजीज तो एक तरीका होता है जिससे कि एक व्यक्ति खुद को मैनेज कर सकता है और अपने सिम्टम्स को हैंडल कर सकता है। इसमें फैमिली मेंबर्स की भी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी काफी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और काफी नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। पर फिर भी क्योंकि सिम्टम्स हैंडल करना ना करना कितना भी संभव हो, पर फिर भी एक पर्सन के जो जीवन में जो अर्थ था, जिन चीजों से आता था, एजुकेशन, जॉब, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप्स, सोशलाइजेशन, हॉबीज, इंटरेस्ट, जो भी उसकी ऐसी चीजें थी जिससे कि वो अपने जीवन में अर्थ ढूंढता था, उनको वो पूरा नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। और ऐसे में जो हताशा है, उसके लिए भी कुछ करना जरूरी है। दवा ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, रिहेबिलिटेशन करा लिया, फैमिली का सपोर्ट ले लिया, थोड़ा बहुत कहीं जॉब पे लग गए, हो गया काम। पर जरूरी होता है कि जो भी मेंटल इलनेस से जो आने वाले जो लॉसेस हैं, जो साइकोलॉजिकल, सोशल, पर्सनल जो लॉसेस हैं, उनको रिकवर करने के लिए एक व्यक्ति अपने जीवन में नए तरीके के मीनिंग तलाशे, नए तरीके के अर्थ ढूंढना अब उस व्यक्ति के लिए जरूरी होगा, जो कि लंबे समय तक किसी बीमारी से जूझ रहा है। वैसे तो ये जो मीनिंगफुलनेस ढूंढने का जो प्रयास है, ये सभी क्रोनिक डिसेबिलिटीज या हेल्थ कंडीशंस में जरूरी होता है। चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की बीमारियां हो, चाहे पार्किंसन जैसी बीमारी हो, या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाने की वजह से आने वाली डिसेबिलिटी, हर मामले में लोगों के लिए जरूरी होता है कि जीवन का एक नया अर्थ ढूंढा जाए। जैसे अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन स्ट्रोक या कुछ ऐसी बीमारी हो गई, इलाज हुआ, थोड़ा बहुत सिम्टम्स कम हो गए, काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो गई, अब इस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी तक हो सकता है कि वो स्मोक करता था, अल्कोहल लेता था, खान पान में ध्यान नहीं देता था, पर अब जब उसे हार्ट अटैक हुआ है, बिल्कुल मरने की कगार पर वो व्यक्ति पहुंच गया था, आईसीयू में था और बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर निकल के आया है। डॉक्टरों ने अच्छी सर्जरी कर दी या अच्छा इलाज करके उसको बचा लिया, पर अब इस व्यक्ति का जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके जीवन का पूरा मीनिंग बदल जाएगा। अब वो एक्सरसाइज पर ध्यान देगा, हेल्थ पर ध्यान देगा, खान पान पर ध्यान देगा, फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करेगा, दवाइयां रेगुलरली खाएगा। पहले वो व्यक्ति कितना ही लापरवाह क्यों ना रहा हो, अब उसका सिगरेट, अल्कोहल सब छूट जाएगा। ज्यादातर मामलों में लोगों का अल्कोहल या सिगरेट छूट जाता है जब उनको इस तरह के हार्ट अटैक कंडीशंस आती हैं। मतलब अब जीवन का मीनिंग बदल चुका है। अब वो व्यक्ति ज्यादा सतर्क हो चुका है। पहले उसको अपनी पड़ी रहती थी, शराब पी ली, सिगरेट ले ली, ड्रग्स ले लिए, चल गया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था। पर अब जब हालात बिल्कुल उल्टे पड़ गए, अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अब अपने जीवन को थोड़ा सा संभालने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जीवन का अर्थ बदल गया। अब मौत उसको अपने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब वो जानता है कि उसको मौत को हराने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, अपने को सुधारना पड़ेगा। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी जब इतने सारे सिम्टम्स लाती है, जरूरी होता है कि हमें अब अपने लाइफ के अंदर आने वाले मीनिंग को बदलना पड़ेगा। एजुकेशन छूट गई, उसी एजुकेशन के गम में लगे रहने की बजाय अब उस व्यक्ति को अपना नया रास्ता तलाशना पड़ेगा।
अब नए तरीके से अपनी एजुकेशन परस्यू करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि जिस कोर्स को वो करना चाहता था या करना चाहती थी वो छूट गया, अब उसी को करना है, जरूरी नहीं है। अब नए तरीके के एजुकेशनल या किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस या ट्रेनिंग लेकर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। जरूरी होता है ऐसे में कि क्या चीज अब हमारे लाइफ में मीनिंग ऐड कर सकती है, हम उस पर ज्यादा ध्यान दें। हम अपने अंदर कोई जिद ना रखें कि हमें वही करना है जो हम हमेशा से करना चाहते थे, या किसी तरह का डिप्रेस्ड फीलिंग ना रखें कि अरे हम तो जो करना चाहते थे वो तो नहीं हो पाया, अब तो जीवन को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता ही नहीं। मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक देखते हैं कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर किसी भी बीमारी के रहते, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी डिफिकल्ट कंडीशन ही क्यों ना हो, जहां पर एक पर्सन को इनसाइट भी नहीं होती खुद को लेकर, अपनी बीमारी और अपने लक्षणों को लेकर इनसाइट भी नहीं रहती, उन कंडीशंस में भी लोग अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं और वो अपने बल पर, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी इच्छा से अपने जीवन के नए मीनिंग तलाश सकते हैं। कई बार लगता है कि अच्छा जॉब नहीं लगी, किसी तरह से इसको जॉब करवा दो, किसी तरह से इसको किसी रिश्तेदार, किसी जान पहचान के किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करके जैसे तैसे करके इसकी दुकान चलवा दो, इसको छोटा मोटा ही सही काम दिलवा दो। घर वाले लोग बड़ा प्रेशर देते हैं, किसी ना किसी तरह से इंतजाम करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी लगा देते हैं, कई बार तो बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, पर वो पाते हैं कि पेशेंट जो है वो इस तरीके के काम को ज्यादा लंबे टाइम तक कर नहीं पा रहा, छोड़ देता है, उससे छूट जाता है, उससे होता नहीं है, उसका मन नहीं लग पाता। रीजन ये होता है कि वो जो एक्टिविटी या वो जो जॉब है या वो जो कोर्स है जिसको घर वाले करवाना चाहते हैं पेशेंट को, वो जो कोर्स या जो जॉब या कोई जिम्मेदारी होती है वो जबरदस्ती उसको कराई जाती है। दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पेशेंट के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, और वो उसको जबरदस्ती धक्का देते हैं, पुश करते हैं कि भाई किसी तरह से नॉर्मल हो जाए, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर ले। पर ऐसे में चूक हो जाती है कि पेशेंट खुद क्या चाहता है अपने लिए, खुद किस तरह से अपने जीवन में मीनिंग तलाश सकता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, उसकी तरफ कोई उससे बात करने को या उसे समझने को तैयार नहीं होता। और अगर थोड़ा बहुत अगर सुन भी लें उसकी, तो कई बार लगता है कि पेशेंट तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, ज्यादा ही अजीबोगरीब बातें कर रहा है, वो तो कुछ और ही बनना चाहता है, और ही होना चाहता है। ये बात सही है कि पेशेंट के अंदर समझ होनी जरूरी है कि वो अपने जीवन को कैसे आगे चलाना चाहता है, उसके ऊपर ये पूरी तरह से जिम्मेदारी आती है। पर क्योंकि आदत हमारी ऐसी हो जाती है, पेशेंट को बचपन से माँ बाप देखते आए हैं, उसको युवावस्था में भी देखा है, आदत हो जाती है कि पेशेंट की लाइफ को कंट्रोल किया जाए। पेशेंट की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए दूसरे लोग हमेशा बीच में आ पड़ते हैं, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, या चाहे ओसीडी या डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो। पेशेंट का अपने जीवन से कंट्रोल जब छूटने लगता है, जब पेशेंट अपने को पूरे कंट्रोल में नहीं पाता, तो ऐसे में वो किसी भी काम को, किसी भी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा नहीं पाता। शादी करा देंगे, शादी करने के लिए वो शायद तैयार ही नहीं था या तैयार नहीं थी, सोचते हैं कि शादी करा के लाइफ सुधर जाएगी, जीवन बदल जाएगा, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, कभी कोई डॉक्टर ने भी बोल दिया शादी करा दो ठीक हो जाएगा या ठीक हो जाएगी, तो ऐसे में शादी को एक बहुत बड़ा अवसर देखा जाता है कि उसकी बीमारी दूर होगी और वो ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए शादी में मीनिंग तलाश पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट अगर वो पेशेंट शादी करना भी चाहता है या कोई जॉब या बिजनेस करना भी चाहता है, तो वो किसी उम्मीद से करना तो चाहता है या करना तो चाहती है, पर उसको आगे कैसे चलाना है, उसके लिए खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है, खुद को कैसे संभालना है, इसके लिए उसको अब नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता जैसे वो सोचता था या जैसे दूसरे लोग करते हैं। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेना, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस एक पर्सन के ऊपर लाता है, और स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जितने भी ये पेशेंट जिनको क्रोनिक डिसऑर्डर है, वो अक्सर उन जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पाते, क्योंकि वो उस चीज को एक नए मीनिंग की तरह, नए अवसर की तरह देख नहीं पाते, उसको एक नए तरीके से आगे ले जा नहीं पाते। जरूरी है कि एक पर्सन समझे कि अब क्रोनिक डिसऑर्डर होने की वजह से जो भी चीज उसके लिए अब जरूरी है, जो अर्थ रखती है, उसको चलाने के लिए, उसको कंसिस्टेंटली लगातार उसमें बने रहने के लिए उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी स्किल्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग अब नए तरीके से काम करेगी। अब वो वैसे नहीं चल सकता जैसे कि दूसरे लोग चाहते हैं या दूसरे लोग उम्मीद करते हैं। एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरों की उम्मीदों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मम्मी पापा कैसे खुश होंगे, मेरे हस्बैंड या वाइफ कैसे खुश होंगे मुझसे, या क्या करके मैं अपने को दूसरों की नज़र में कैसा प्रूव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इस तरह के प्रेशर से एक पर्सन जैसे तैसे अपनी कोई नए काम शुरू कर तो देता है, पर वो उसको अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों और अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से नहीं चला पाता। क्यों? क्योंकि उसने कभी उनको पहचाना ही नहीं, उसने उसको कभी टटोला ही नहीं। और क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर्स डिमांड करते हैं
एक तरह की डिमांड पेशेंट पर आती है कि पेशेंट सोचे समझे कि जो चीजें दूसरे कर रहे हैं या जो चीजें उसने सोची थी कि वो कर सकता है या कर सकती है, अब उसको वैसे नहीं चलना, अब उसको नए सिरे से नए तरीके से अपना रास्ता तैयार करना है। अगर उसको लगता है कि उसको किसी काम से स्ट्रेस आ रहा है, उसको अगर लगता है कि वो रोज काम नहीं कर सकता, अगर उसे लगता है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अकेले नहीं उठा सकता, तो उसको जरूरी है पार्टनरशिप करे, दूसरों का सहारा ले, दूसरों की हेल्प ले, अपने बोझ को हल्का करे। और ऐसे में जरूरी होगा कि वो अपनी उम्मीदों को भी चेक करे, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर चेक रखे। तो इस तरीके से जब जीवन में लॉसेस होते हैं, मेंटल इलनेस की वजह से जीवन रुक जाता है, तो नए तरीके से नए मीनिंग के साथ कि मेरे लिए इस चीज की क्या अहमियत है, मेरे लिए क्या जरूरी है, उस पर फोकस करके एक पेशेंट अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दे। हो सकता है कोई पेशेंट जबरदस्ती शादी करने का प्लान कर रहा हो, जैसे मान लीजिए साइकोटिक है या बाइपोलर है। भाई सारे लोग बोलते हैं शादी कर लेनी चाहिए, तो चलो जी शादी कर लेते हैं, जरूरी है, नहीं तो जीवन तो बेकार है अगर शादी नहीं की। हो सकता है वो व्यक्ति शादी के लिए पूरी तरह से समर्थ ना हो, शादी की जिम्मेदारियां उठाने के लिए वो पूरी तरह से सशक्त ना हो सकता है कि उसके लिए कुछ इस तरह से जीवन की कंडीशन को बनाया जाए ताकि वो अकेले अपने को संभाले। अगर उसको डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस बहुत होती हैं, अगर उसके अंदर अपने को संभालने की, डेली रूटीन को हैंडल करने की ताकत ही नहीं है, तो जरूरी होगा ऐसे में ये सोचना या इस तरीके की व्यवस्था बनाना कि यह व्यक्ति अपने को अकेला कैसे संभाल सकता है या घर के किसी और लोगों की मदद से अपने को कैसे बिना शादी के सिंगल अनमैरिड होकर कैसे जीवन यापन कर सकता है, उसकी भी व्यवस्था करना जरूरी होगा। हो सकता है कि नए तरीके का जॉब करना अब उस पर्सन के लिए जरूरी होगा। किसी जॉब में वो कई सालों तक था पर वो जॉब में वो टिक नहीं पा रहा या टिक नहीं पा रही क्योंकि उसका डिसऑर्डर उसे अलाउ नहीं करता कि वो उस काम की जिम्मेदारियां उठा पाए, वो काम को कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ या पूरे इंटरेस्ट के साथ कर पाए। तो ऐसे में हो सकता है कोई हल्के किस्म का जॉब या हल्के किस्म का बिजनेस उसको कराया जाए जिससे कि वो उसमें अपना एक नया मीनिंग तलाशे। मीनिंग क्या है ऐसे में कि मेरा गुजारा अच्छे से चलता रहे, मैं जीवन में सुखी रहूं, मेरे को बहुत ज्यादा तनाव ना आए और मैं दूसरों के द्वारा निर्धारित किए हुए रास्ते पर ना चलूं, मैं अपना रास्ता खुद तैयार करूं। यह जरूरी है पेशेंट के लिए समझना, जानना और इस पर अमल करना। इसके लिए घर वाले तो पेशेंट को सपोर्ट कर ही सकते हैं, पर बहुत से ऐसे मामलों में किसी प्रोफेशनल की जरूरत होती है, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, जो कि पेशेंट को सही तरह से गाइड कर पाए कि अब उसे अपने जीवन को किस तरह से चलाना होगा और किस तरह से वो अपने जीवन को एक अलग दिशा दे सकता है। ऐसे में एक और चीज की बहुत जरूरत होती है जो कि एक पर्सन को मीनिंग खोजने में मदद करता है, वो होता है कि वो किस चीज को वैल्यू करते हैं, क्या उसकी वैल्यूज हैं। जैसे किसी की वैल्यूज होती हैं कि वो फैमिली के साथ बने रहना चाहता है या बने रहना चाहती है। एक पर्सन चाहता है कि वो फैमिली से दूर ना रहे, फैमिली को छोड़े ना। तो ऐसे में जरूरी है कि फैमिली के लोगों के साथ मिलकर वो अपने जिम्मेदारियां या अपने काम कैसे कर सकता है या किस तरह से जिम्मेदारियां निभा सकता है, उस पर ही फोकस किया जाए। किसी के लिए जरूरी हो सकता है कि वो समाज में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, तो हो सकता है कि वो समाज सेवा के काम में लगकर अपने जीवन को बेहतर बना पाए। तो ऐसे में हमें ये नहीं देखना कि समाज सेवा करके ये पेशेंट समय खराब कर रहा है या ये फालतू के चीजों में लगा रहता है या लगी रहती है, ये प्रोडक्टिव नहीं है, इसको किसी और काम में लग जाना चाहिए, इसको पैसा कमाना चाहिए। हो सकता है कि पैसा कमाना इस पर्सन की प्रायोरिटी ना हो, ये वैल्यू ना करता हो पैसे को। हो सकता है इसके लिए समाज का किसी तरह का सुधार करना, समाज की सेवा करना, किसी तरह से जरूरतमंदों के लिए अवेलेबल रहना, ये इस व्यक्ति के लिए जरूरी हो। तो उसको अपने जीवन की व्यवस्था कुछ इस तरह से बनानी होगी कि वो समाज सेवा में ज्यादा से ज्यादा संलग्न हो पाए। किसी पर्सन के लिए जरूरी हो सकता है कि वो उसने जो एजुकेशन ली है वो उस एजुकेशन को किसी तरह से यूटिलाइज करे, किसी तरह से उसका फायदा ले। उसके पास कुछ स्किल्स हो सकते हैं, कुछ टैलेंट हो सकता है, कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जिसको वो इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, तो उन पर ज्यादा फोकस करे। हो सकता है कि आज तक उसने इन क्षमताओं का कभी ठीक से इस्तेमाल ना किया हो या उनको कभी पहचाना ही ना हो। तो क्या चीज वो वैल्यू करता है पर्सन, क्या चीजें उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देकर जीवन को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ा जाए। ना कि ये कि अच्छा वो मैंने कोर्स किया था, चलो अब ये जॉब ढूंढ लेते हैं, अच्छा हाँ वो मेरे पास एक बड़ी अच्छी सजेशन थी, चलो उसको फॉलो कर लेते हैं।
ऐसे टूटी फूटी इधर उधर से आने वाली रैंडम सी सजेशंस को फॉलो करने की बजाय जरूरी होगा वो पर्सन देखे कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मेरे को किस चीज़ से सुकून और सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक ऐसा काम, एक ऐसी जिम्मेदारी, एक ऐसा लक्ष्य जिसको मैं पूरा करूं, जिसके लिए मैं जिंदगी भर भी अगर लगा रहूं तो भी वो मेरे को कभी कमी महसूस नहीं होने देगा। ऐसे काम में लगना उस पर्सन के लिए जरूरी होगा। तो इसके लिए जीवन को नया मोड़ और नया रास्ता देना जरूरी हो जाता है कई लोगों के लिए। तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं रहना कि समाज में अगर कोई पर्सन इतना कमा रहा है या ये जॉब कर रहा है या शादी हो गई है या बच्चे हो गए हैं, इन चीजों से ऑब्सेस्ड रहने से दूर होना है। अगर शादी हो गई है और बच्चा पैदा करना या बच्चे का पालन करना उस व्यक्ति के बस में नहीं है तो ये भी डिसाइड करना जरूरी होगा कि बच्चा ना किया जाए। जबरदस्ती वंश को आगे बढ़ाना है, ये करना है, बच्चा नहीं होगा तो जिंदगी पूरी नहीं होगी, इन सब ऑब्सेशंस में ना पड़ा जाए। ये सब पेशेंट के लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं और हो सकता है कि पेशेंट बच्चे को पालने में उतना मीनिंगफुल ना महसूस करे, उसका स्ट्रेस आ जाए उस पर। तो बेहतर होगा कि अगर दो हस्बैंड वाइफ अकेले भी जीवन यापन कर सकते हैं तो इसी पर फोकस कर लिया जाए। तो इसी को कहेंगे कि अब लाइफ का एक नया मीनिंग हो गया। समाज हमारे को ज्यादातर मीनिंग देता है हमारे जीवन के। समाज निर्धारित करता है कि ये कर लेना चाहिए या वो कर लेना चाहिए। घर के लोग, घर परिवार, रिश्तेदार वो डिसाइड करते हैं। मित्र लोग क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन बिता रहे हैं, वो कई बार उससे तुलना करके हम डिसाइड कर लेते हैं और यहीं पर चूक हो जाती है। इसी प्रतिस्पर्धा में ज्यादातर वो लोग जिनको की मेंटल इलनेस है, क्रोनिक नेचर की, वो लोग सफर करते हैं। लंबे समय तक अपने अंदर एक अभाव, एक डेफिशिएंसी को हमेशा महसूस करते रहते हैं। इस डेफिशिएंसी से बाहर निकलना जरूरी है और लाइफ में ग्रो करना जरूरी है। कोई क्या कर रहा है या क्या करना जरूरी है, इस चक्कर में पड़ने की बजाय बेहतर होगा कि अपने लिए क्या जरूरी है या मेरे बीमारी के रहते मैं क्या क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं, उस तरह से रास्ता बनाया जाए। इसी को हम कहते हैं एक मीनिंगफुल वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच। अपने मूल्यों पर ध्यान देना और अपने मूल्यों को पूरा करने के लिए जीवन में कोई मकसद तलाशना कि कैसे अब उस मकसद को पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म गोल है, कोई सपना है, कोई जीवन का कोई लक्ष्य है जिसे हासिल करना है, नहीं। कुछ पड़ाव हासिल करना है, ऐसा नहीं। क्या चीज मुझे बेहतर सुकून वाला जीवन देती है, उस तरफ आगे बढ़ना है। तो मीनिंग जो है वो हम किसी भी तरह से अपने जीवन का बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कहीं लिखी है कि ऐसा करना ही जरूरी होगा, नहीं। मानसिक बीमारी सोच, व्यवहार, व्यक्तित्व को बदल डालती है। थिंकिंग, इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे रिलेशनशिप्स में पूरी तरह से बदलाव ले आती है मेंटल इलनेस। इसीलिए ध्यान रखना है कि अलग तरह का जीवन जीने की अगर एक जरूरत आ जाए, एक ऐसा पड़ाव आ जाए जीवन में जब लगे कि अब वैसे नहीं चलेगी जिंदगी जैसे कि दूसरों की चलती है या जैसी चलनी चाहिए थी, अब मुझे अपने जीवन में कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा नहीं, अपने हिसाब से चलना होगा, तभी लाइफ को थोड़ा सा सेटल करना पॉसिबल होता है। तभी लाइफ को थोड़ा सा एवरेज लेवल पर लाना आसान होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम किसी भी चीज में अपना एक मीनिंग तलाश सकते हैं। अगर आप देखें तो टेररिस्ट लोग आतंक फैलाने को मीनिंगफुल समझते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा मकसद हमने पूरा किया। कोई क्रिमिनल होता है, मर्डर करने को या चोरी करने को या किसी भी तरीके का जो क्राइम उसने किया है उसको वो मीनिंगफुल समझता है, तभी उसने किया। दुनिया में इतने युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, इजराइल गाजा का युद्ध हो रहा है, ये मीनिंगफुल है उन लोगों के लिए जो ये युद्ध लड़ रहे हैं। इसीलिए दूर से हमें देखकर लग सकता है फालतू की लड़ाइयां चल रही हैं, क्या जबरदस्ती है, एक ही टॉपिक पर लड़े जा रहे हैं, कोई नया विषय नहीं है, वही लड़ाइयां पिछले 50, 70, 80 सालों से लड़ रहे हैं। पर क्योंकि वो उस राष्ट्र के लिए जरूरी है, इसलिए उनके लिए वो मीनिंगफुल है वो लड़ाई लड़ना, और वो लड़ रहे हैं। उसी तरह एक पर्सन जो ड्रग ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, उसके लिए उसकी सोच ऐसी बन चुकी है कि उसके लिए अल्कोहल लेना मीनिंगफुल है। तो जीवन में हम कोई भी मीनिंग तलाश सकते हैं। कोई पर्सन समाज सेवा का मीनिंग तलाश लेता है, कोई डॉक्टर है, उसको लगता है कि दूसरों का इलाज करना है, उसे दूसरों की परेशानियां दूर करनी है, वो उसके अंदर एक मीनिंग ढूंढ लेता है। कोई आर्मी में, नेवी में जाता है, वो देश की रक्षा करने को मीनिंगफुल समझता है। कोई पिता है, कोई माता है, वो अपने बच्चों का पालन करने में मीनिंग ढूंढते हैं।
एक बच्चे को डिसेबिलिटी है, एक माता पिता पूरी तरह से लग जाते हैं कि बच्चे को अच्छा जीवन देने में कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें, क्योंकि उसी से उनको मीनिंग दिखाई देता है। तो ये सारे जो मीनिंग है ये लाइफ में किसी भी चीज में बनाए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं। तो जिन चीजों में आपने मीनिंग बना रखा था उनको तोड़ा जा सकता है। जो आप पर प्रेशर ला रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, जो पूरे नहीं हो सकते, और नए तरीके के मीनिंग ढूंढे जा सकते हैं चीजों में, जीवन के कुछ कर्तव्यों में, कुछ कार्यों में, उनकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि असंभव सा है। सही गाइडेंस के साथ, सही समझ के साथ, अपने जीवन के स्टेज को, अपने जीवन के हालातों को देखकर, समझकर, जानकर, सही तरह के निर्णय लेकर एक नए तरीके की मीनिंगफुल लाइफ की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके का रवैया, इस तरीके की सोच अपनाना बहुत से लोगों के लिए जरूरी होगा जिनको कि क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब वो बीमारी ठीक नहीं होगी, उस बीमारी से जूझते रहना पड़ेगा, वो बीमारी पूरी तरह से क्योर नहीं होगी। दवा या कोई दूसरा इलाज तो लेना जरूरी है ही, और केवल दवा या इलाज को ही हम एक तरीका समझें जिससे कि बीमारी हट जाएगी, नहीं। बीमारी के रहते हुए रास्ता तैयार करना, जीवन को बेहतर बनाना अब जरूरी है। दवाइयों में प्रयास ले लिए आपने, दवाइयों पर आपने बहुत निर्भर होकर देख लिया, दवाइयां छोड़नी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए दवाइयां छोड़ना रिकमेंडेड नहीं है। और दवाइयों के अलावा और भी दूसरे आपने ट्रीटमेंट ट्राई किए, तांत्रिकों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, देसी इलाज किया, न जाने क्या क्या किया। सब चीजें मीनिंगफुल लगी तभी आपने वो सब किया। किसी का असर आया, किसी का असर नहीं आया, पर मोटे तौर पे आप देख चुके हैं कि बीमारी नहीं जा रही और शायद नहीं जाएगी। जितने भी आज के इलाज मौजूद हैं उनकी मदद से तो शायद नहीं जाएगी। तो ऐसे में क्या जरूरी है कि इस बीमारी को अपने लिए अभिशाप ना माना जाए, इस बीमारी के रहते अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं अपने चैनल पर अक्सर इस तरह के डिस्कशंस करता रहता हूं, क्योंकि डॉक्टर्स जानते हैं कि बहुत से लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे इन बीमारियों से। बहुत से लोगों के लिए ये इलाजों के वादे, इलाज बड़े बड़े जो दिए जाते हैं, ये सब कभी बहुत हेल्प नहीं करेंगे। इलाज है, मदद मिलेगी, कुछ हद तक मिलेगी, बहुत बढ़िया, इलाज लेने चाहिए, ये हेल्प करते हैं। पर क्योंकि कुछ बीमारियां पूरी तरह से दूर नहीं होती, या कुछ लोग कभी भी इन पूरी तरह से बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सकते, इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा से ये समझते रहे हैं कि कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, इंसान का नेचर कैसा है, उस हिसाब से मानसिक बीमारियों को भी अप्रोच करने का ढंग और रवैया बदलना पड़ेगा, ताकि लोगों के जीवन को बीमारी के रहते हुए भी बेहतर बनाया जा सके। यही पूरा प्रयास होता है डॉक्टरों का। इसीलिए इलाज मिल जाए कहीं से, कोई दवा मिल जाए, कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, इन चक्रों में पड़े रहने की बजाय अच्छा होगा कि जीवन को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ें। और उन्हीं में से दो पहलू डिस्कस किए आज इस वीडियो में, मीनिंगफुलनेस और वैल्यू ओरिएंटेड लाइफ। वैल्यूज क्या हैं, क्या चीजें आपके लिए अहमियत रखती हैं, उनको जानना, पहचानना जरूरी है, और क्या नए मीनिंग तलाश कर जीवन को एक अलग मोड़, एक अलग रास्ता दिया जा सकता है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। इस तरह की चर्चाएं अपने चैनल पर करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग कई तरह से अपनी बीमारी से डील कर रहे हैं, और जो भी बताए गए रास्ते हैं वो काम नहीं आ रहे हैं। और हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बहुत कुछ ऐसा जानते हैं, बहुत तरीके से काम करना हम लोगों को आता है, कई तरह से मानसिक बीमारियों को समझना और उनके इलाजों को देखना आता है। कई दशकों के शोध और कई दशकों के डॉक्टरों के प्रयास और अनुभव के आधार पर बहुत कुछ ऐसा जान लिया गया है जो कि पेशेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स को बताया जाना जरूरी भी है और ज्यादा लाभदायक भी है। इसलिए इलाज से ऑब्सेस्ड होने की बजाय बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अप्रोच करने की तरफ आगे बढ़ा जाए। इस तरह की वीडियोस और शेयर करता रहूंगा, चैनल के साथ बने रहना। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।